हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो में हम पिनेकल बुक के ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इससे प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखे थे। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉपिक सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वे सारी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो हमारा सौर मंडल है उसका जो निर्माण हुआ है और उसके निरूपण के लिए कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छी एक्सप्लेन करती है, तो कौन सी है? दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। कौन सी है? नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? दैट इज इमैनुअल कांत ने। इमैनुअल कांत ने कब दी थी? 1755 में। इस थ्योरी को बाद में मॉडिफाई किया गया था, मॉडिफाइड बाय लैप्लासे। और लैप्लासे ने कब मॉडिफाई किया था? दैट इज 1796 में मॉडिफाई किया था लैप्लासे ने। ये थ्योरी क्या बताता है कि एक जियांट मतलब जियांट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस था। जियांट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, जिसे नेबुला बोला था। एंड उसी से ही हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे नेबुला हाइपोथेसिस बोलते हैं। हमारी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये थ्योरी किसने दी थी? यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसे, बिग बैंग थ्योरी, जो कि दी थी लैमेटर ने। ठीक है, कब दी थी? 1931 में। यूनिवर्स के लिए थ्योरी किसने दी थी? यूनिवर्स के लिए थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी एंड दी थी लैमेटर ने। और इस थ्योरी में ही क्या कहा था इन्होंने? एडविन हबल ने। इस थ्योरी में एडविन हबल ने बोला था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड मतलब यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग थ्योरी किसने दी थी? हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, तो ये किसने दी थी? हबल ने दी थी। ठीक है, और एक थ्योरी और इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स, ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी फ्रेड होयल ने। फ्रेड, ये कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो पता होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम के लिए कौन सी थ्योरी है। दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि किसने दी थी? इमैनुअल कांत ने दी थी, 1755 में दी थी। यूनिवर्स के लिए कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी, और ये किसने दी थी? लैमेटर ने दी थी, 1931 में दी थी। एक्सपेंडिंग थ्योरी किसने दी थी? हबल ने दी थी, हबल है एडविन हबल। एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी? फ्रेड होयल ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोनेंट ऑफ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, कितने प्लैनेट है? 8। इधर क्या है? सन, फिर क्या है? मरकरी, विनस, मार्स, अर्थ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इसके बाद कौन सा है? सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो स्टार्टिंग के 4 है इन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो ये है इन्हें बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का क्या मतलब होता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब होता है ये रॉक से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं। इनका जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है। सरफेस कैसा होता है? सॉलिड होता है। इनमें रिंग्स नहीं होती, जैसे सैटर्न में रिंग देखने को मिलती है ना, इसमें रिंग्स नहीं होती। इनमें मून भी बहुत कम कम होते हैं, जैसे मरकरी और वीनस में तो कोई मून है ही नहीं। अर्थ में एक है, दैट इज मून। एंड मार्स में 2 है, दैट इज फोबोस एंड डेमोस। तो इनमें ज्यादा नंबर में मून नहीं होते, लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनमें बहुत सारे मून्स होते हैं। ठीक है, और ये रिलेटिवली स्मॉल होते हैं और इधर वाले बड़े होते हैं। इसमें क्या बोला? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर कंपोनेंट ऑफ किसके बने होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए किस किस है? मेटल एंड एयर, एयर के नहीं बने होते। सेकंड, रॉक एंड मेटल्स, इसके हो सकते हैं क्योंकि मैंने क्या, सॉलिड सरफेस है। इधर देखिए मेटल और गैस, गैस नहीं आएगी। रॉक एंड गैस, गैस नहीं आएगी। ठीक है, तो सिंपल था, रॉक एंड मेटल के बने होते हैं। इसमें आपको ये भी पूछ लेता है कि जो प्लैनेट्स हैं उन्हें उनकी साइज के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? दैट इज जुपिटर का। जुपिटर 1 नंबर पे आता है, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस, फोर्थ नेपच्यून, फिफ्थ हमारी अर्थ है, सिक्स्थ पे आएगा वेनस,
सेवेंथ पे मार्स एंड सबसे छोटा है मरकरी। ठीक है, जो बने प्लेनेट ये किससे बने होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं, गैस, आइस, डस्ट, इनसे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह पर 300 वर्ष से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है कौन से ग्रह पर है। तो ग्रेट रेड स्पॉट कौन से ग्रह पर है, अगर किसी को ये भी पता है कि रेड स्पॉट कौन से ग्रह पर है तो इजीली बता देगा। ग्रेट रेड स्पॉट कौन से ग्रह पर है, दैट इज जुपिटर पे। कौन से है, जुपिटर पे। जुपिटर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। इसका रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन नहीं रोटेशन, इसका रोटेशन सबसे स्मॉलेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट रोटेशन कितने, 10 घंटे में। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में तो अंतर पता होगा ना शायद आपको, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या, रोटेशन क्या होता है, अपनी ही एक्सिस पे घूमना, एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है, किसी के चारों ओर घूमना, ये होता है रिवॉल्यूशन। तो जो जुपिटर है उसका रोटेशन सबसे कम होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है, 10 आवर, ओनली 10 आवर्स में ये अपनी एक्सिस पे घूम लेता है। इसमें क्या पाया जाता है, रेड ग्रेट स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी 4 सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको पता होना चाहिए। इनकी खोज किसने की थी, गैलीलियन ने, गैलीलियन। तो इसलिए इन्हें गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है, गैलीलियन मून भी बोलते हैं। कौन कौन सी है, दैट इज ला, यूरोपा, जेनीमेड जेनीमेड एंड कैलिस्टो। ठीक है, ये चारों जो सैटेलाइट्स है या मून है किसके हैं, जुपिटर के हैं। इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, इन्हें गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। इनमें से जो गैनीमेड है, गैनीमेड ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट मून है, पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून, दैट इज गैनीमेड, जो कि किसके चारों तरफ घूमता है, दैट इज जुपिटर के। ठीक है, मरकरी हमारा सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट है, सन के सबसे पास है, बहुत हॉट है, वेरी हॉट है, लेकिन हॉटेस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कौन है, वेनस, वेनस हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे, वेनस का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको वेनस के बारे में सब कुछ बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। देखो अभी बताया, स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी, फ्रेड होयल ने। किसने दी थी, फ्रेड होयल ने भी बताई। और हबल ने कौन सी दी थी, हबल ने दी थी एक्सपेंडिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। एंड लैप्लास ने क्या किया था, लैप्लास ने मॉडिफाइड किए थे कौन सी थ्योरी को, नेबुलर हाइपोथेसिस को। कब किया था, कमेंट में बताइए। अभी बताया था स्टार्टिंग में, किसने दी थी और ये थ्योरी, इमैनुअल कांत ने दी थी, 1755 में दी थी, और लैप्लास ने इसे मॉडिफाई किया था 1796 में। ठीक है, और देखो इसमें पता होगा ना सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स। ठीक है, एक हो गया यूनिवर्स, ये आप रीजनिंग में पढ़ते हो ना, ऐसे बनाते हो दोबारा बना। देखिए सबसे बड़ा हो गया यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स होते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट के अंदर क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी कंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, बताइए कौन से प्लैनेट को बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार बोला जाता है वेनस को। वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है। वीनस अर्थ के पास, बिल्कुल अर्थ के पास ग्रह है। वीनस के बारे में भी क्या बताया कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म ग्रह है वीनस। क्यों है सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि इसके चारों ओर H2SO4 के क्लाउड में देखने को मिलते हैं, H2SO4 और CO2 के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, मेनली H2SO4 के। इस कारण जो इसके एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म रहता है। हमारे 2 ही ग्रह हैं, हमारे जो सारे प्लैनेट्स है वे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज।
अभी बताया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन का क्या मतलब होता है, हमारे जितने भी प्लैनेट्स है सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो वीनस और एक है यूरेनस। ये दोनों का क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ये करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेनस के बारे में ये पता होना चाहिए, वेनस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, जुपिटर के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, cosmic snowballs of frozen gases, rock and dust that orbits the sun are known as, क्या बोलते हैं, क्या बोला इसने, फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट, तो इन्हें बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट को हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। क्या बोलते हैं, धूमकेतु। देखो धूमकेतु क्या होते हैं, ये हमारे पहली बात तो सन के चारों ओर ऑर्बिट में रहते हैं, ये आईसी बॉडीज होते हैं, मतलब फ्रोजन बॉडी होती है, आईसी बॉडी होती है। ठीक है, मेटेरोइड्स क्या होते हैं एंड मेटेराइट्स क्या होते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस में अंतर रहता है। देखो मेटेरोइड्स देखो, सबसे पहले एक होते हैं मेटेरोइड्स। मेटेरोइड्स क्या होते हैं, हमारे कॉमेट या प्लैनेट या एस्टेरॉइड का कोई भी छोटा सा पार्ट, अगर कोई भी फ्रेगमेंट निकल जाता है तो उसे बोलते हैं मेटेरोइड। क्या बोलते हैं, मेटेरोइड। ये कैसा होता है, रॉक या मेटल का, रॉक और मेटल का। मिटियोर क्या होता है, मिटियोर होते हैं जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनमें लाइट शो होती है, स्ट्रीक ऑफ लाइट, स्ट्रीक ऑफ लाइट। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं और ये मतलब आसमान में ही खत्म हो जाता है, और एक लाइट शो होती है, इन्हें बोलते हैं मेटेरोइड। और मेटेरोइड्स क्या होते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में आके अर्थ पे, मतलब अर्थ की लैंड पे गिर जाते हैं, जिससे कोई भी वैली वगैरह बन जाती है, वैली बन जाती है, रिवर बन जाती है, तो वो होती है मेटेरोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो कौन सा है सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, दैट इज यूरेनस। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सबसे लास्ट में तो नेपच्यून आता है तो यूरेनस है, लेकिन यूरेनस ही सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट है। यूरेनस के बारे में हमने क्या पढ़ा, यूरेनस और वेनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यूरेनस ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिंग कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है, CH4 पाई जाती है, और आइस का बना हुआ होता है, आइस जेंट है। बस इसके बारे में यही पता होना चाहिए। नेपच्यून के बारे में क्या पता होना चाहिए, नेपच्यून सबसे दूर है, फारदेस्ट प्लेनेट है, आइस का बना हुआ होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, नेपच्यून की एक सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है जो कि पता होनी चाहिए, दैट इज ट्राइटियन। ट्राइटियन सैटेलाइट किसकी है, नेपच्यून की है, और सबसे विंडेस्ट प्लेनेट है, मतलब सबसे ज्यादा विंड चलती है इस प्लेनेट पे, किस पे, नेपच्यून पे। सैटर्न पे भी देख लीजिए, सैटर्न के बारे में भी देख लीजिए। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, जुपिटर, एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सैटर्न। सैटर्न सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम होती है, डेंसिटी सबसे कम होती है। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कौन से प्लेनेट की डेंसिटी सबसे कम होती है, दैट इज सैटर्न। अगर हाइपोथेटिकली सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर हम वाटर पे प्लैनेट्स को लाके रख दे तो कौन सा प्लैनेट वाटर पे तैर जाएगा, तो वो सैटर्न ही है। सैटर्न की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है, वाटर की डेंसिटी से भी कम होती है सैटर्न की डेंसिटी। और एट प्रेजेंट सैटर्न के पास सबसे लार्ज नंबर ऑफ मून्स है, और इसमें सबसे बड़ा मून कौन सा है, दैट इज टाइटन। टाइटन किसका मून है, सैटर्न का, एंड ट्राइटियन किसका है, जुपिटर का, सॉरी नेपच्यून का। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, जो टाइटन है वो किसका है, सैटर्न का, और सैटर्न पे ही इस टाइम लार्ज नंबर ऑफ मून्स है। सैटर्न के चारों रिंग्स देखने को मिलती है, जिसकी जो खोज की थी किसने की थी, हाइगेंस ने की थी, हाइगेंस ने। और इन जो ये रिंग्स है, इन रिंग्स के बीच में स्पेस है, इन रिंग्स के बीच का जो स्पेस होता है वो किसने बताया था, डिवीजन बिटवीन टू रिंग्स, ये किसने दी थी, कसीने ने, कसीने।
कब की थी? 1675 में। और हाइगेंस ने कब करी थी? 1655 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूपर बेल्ट इज अ रिंग ऑफ आइसी रॉक एंड डस्ट बॉडीज जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट। ऑर्बिट के जस्ट बाहर होती है। क्यूपर बेल्ट कहाँ होती है? जहाँ सबसे लास्ट जैसे हमारा प्लेनेट हो गया ना, नेपच्यून, नेपच्यून के बाद एक बेल्ट होती है जिसे क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। स्पेरिकल बाउंड्री होती है। कैसी बाउंड्री शेप में होती है? स्पेरिकल होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं, रॉक्स होती है और कॉमेट्स होते हैं। एस्टेरॉइड हो गए, रॉक हो गए और कॉमेट हो गए। तो ये नेपच्यून से बाहर की ओर होती है। तो इसमें क्या पूछा? आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ, किसकी ऑर्बिट के बाहर होती है? तो क्या आंसर हुआ? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बताइए एस्टेरॉइड बेल्ट किस किस के बीच में होती है? एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट किस किस के बीच में होती है? मार्स के एंड जुपिटर के। इसके बीच में क्या होती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट डैश डेज। जो मून है वो अर्थ के चारों ओर कितने दिन में मूव कर लेता है? दैट इज कितने दिन में? दैट इज 27। जो मून का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम है दोनों सेम है। मून का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम दोनों सेम होता है। मतलब मून इतने अपनी एक्सिस पे घूमता है और इतने वो एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। मून का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम सेम होता है। मून के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। किसकी है? अर्थ की। मून की रेडियस कितनी है? 1.74 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। हमें मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है। मून का सिर्फ हम एक ही साइड विजिबल हो सकता है। और मून नॉन लुमिनियस है। नॉन लुमिनियस मतलब मून के पास खुद की लाइट नहीं है। और अर्थ से कितनी डिस्टेंस है मून की? दैट इज 3,84,000 अप्रोक्स। इतनी डिस्टेंस है अर्थ से मून की। और मून के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो मून की लाइट है उसे अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 1.2 सेकेंड लगते हैं। 1.26 सेकेंड लगते हैं। और इसी में अगर सनलाइट है, सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 8 मिनट 30 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर wrote an essay on the largest moon of Saturn. Which among the following moon is it? सैटर्न का लार्जेस्ट मून अभी बताया। सैटर्न का लार्जेस्ट मून कौन सा? दैट इज टाइटन। यूरोपा किसका मून है? यूरोपा भी बताया था। यूरोपा है किसका? जुपिटर का। किसने खोज की थी? गैलीलियो ने, गैलीलो गैली ने। इन्होंने 4 मून की खोज की थी। ला यूरोपो, कौन कौन से थे? ला यूरोपो, जेनीमेड एंड द लास्ट वन इज कैलिस्टो। सैटर्न के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। जो एटलस है वो भी सैटर्न का ही एक सैटेलाइट है। एटलस भी सैटर्न का ही एक मून है, ठीक है। और कर्मे किसका है? ये जुपिटर का है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। विच कॉन्स्टिलेशन, किस कॉन्स्टिलेशन को हंटर के नाम से भी जाना जाता है? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार को ही क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। तो कौन सी कॉन्स्टिलेशन को जाना जाता है? दैट इज ओरियन कॉन्स्टिलेशन को। कौन सी कॉन्स्टिलेशन को? ओरियन कॉन्स्टिलेशन को हंटर नाम से भी जाना जाता है। ओरियन कॉन्स्टिलेशन के बारे में भी देख लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ओरियन कॉन्स्टिलेशन दैट इज रीगल। कौन सा है? रीगल। और अगर पूरे सौर मंडल में, पूरे सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट स्टार पूछे तो दैट इज सीरियस। और इसे डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी कॉन्स्टिलेशन कौन सी है? लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन सबसे बड़ी है। बताइए, क्वेश्चन है कि अर्थ के पास सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर
ईच ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक डैश मिनट, कितनी मिनट लेता है? दैट इज 90 से 93 मिनट्स लेता है। ये यूनिक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सीएचएसएल में पूछा गया था, सीएचएसएल के प्री में आया था ये क्वेश्चन। तो कितना टाइम लेता है? 90 से 93 मिनट्स लेता है। 24 आवर्स में जो ये स्पेस स्टेशन है ये 16 ऑर्बिट बनाता है, अर्थ की 16 ऑर्बिट बनाता है। और कितने? 16 सनराइज से एंड 16 सनसेट से पास होता है, ट्रेवल करता है। कितने? 16 सनराइज से और 16 सनसेट से। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स का कौन सा टाइम नहीं है? एनुलर, पार्शियल, टोटल एंड पेरियम्बलर। ये तो नाम से ही पता लग रहा है पेरियम्बरल नहीं है। अब देखिए सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। क्या होता है? सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स एक साथ पढ़िए। देखिए सन की पोजीशन बिल्कुल सेम होती है, सन। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून। एंड लूनर इक्लिप्स में यह है सोलर इक्लिप्स एंड दिस इज लूनर इक्लिप्स। इसमें सन और अर्थ, सन अर्थ एंड मून, इसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। जो सोलर इक्लिप्स है इसमें अमावस्या की रात होती है और इसे ही क्या बोलते हैं? न्यू मून। मतलब नेक्स्ट जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा मून दिखना स्टार्ट हो जाता है। और पूर्ण, इसे क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और इसे बोलते हैं फुल मून। अब ये क्या क्या है? इसके पार्ट्स कौन से? पार्शियल, टोटल एंड एनुलर। टोटल, जो टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल ये होता है बिल्कुल संपूर्ण। उसके बाद है एनुलर। एनुलर क्या होता है? इसमें एक छल्ला सा बन जाता है। एंड द पार्शियल इज, दिस इज पार्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज? सन की डिस्टेंस अर्थ से कितनी लाइट मिनट्स है? कितनी डिस्टेंस है? द डिस्टेंस, दैट इज 8। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट, कितने लाइट मिनट्स है? ये है 8 लाइट मिनट्स। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर में कितने AMUs होते हैं। दैट इज 63241। एक लाइट ईयर में कितने AMUs होते हैं? 63421। और एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं? दैट इज 9.46 इंटू 10⁻12। एक यूनिट और होती है डिस्टेंस की, दैट इज पारसेक। पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं ये किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लेनेट इन 1655? अभी बताया कि इसने क्या बोला, जो कि सैटर्न के चारों ओर जो रिंग्स होती है उसकी खोज किसने की थी? अभी बताया, दैट इज हाइगेंस। किसने करी थी? हाइगेंस ने। और जो इनके बीच में डिस्टेंस होती है वो किसने बताई थी? कसीनी ने बताई थी। और गैलीलियो गैली के बारे में बताया कि इसने 4 मून बताए थे, किसके? जुपिटर के। कौन कौन से नाम थे उनके? ला, यूरोपा, जेनीमेड एंड द लास्ट वन इज कैलिस्टो। कसीनी ने कब दिए थे, डिस्कवर की थी रिंग्स के बीच में डिवीजन? दैट इज 1675 में। 1675 में कसीनो ने बीच में डिस्टेंस बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट? एस्टेरॉयड बेल्ट में कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट लाई करता है? ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा लाई करता है? दैट इज सीरीज। सीरीज ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट में लाई करता है। एस्टेरॉयड बेल्ट किस किस के बीच में होती है? दैट इज मार्स के एंड जुपिटर के। और इसके बीच में क्या होता है? सीरीज। सीरीज एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो इस एस्टेरॉयड बेल्ट में लाई करता है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो प्लैनेट का दर्जा जिन्हें नहीं मिला, वो इन मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बना के ऐसे घूमते रहते हैं। दैट इज एस्टेरॉयड बेल्ट। और होमिया क्या है? होमिया हमारी जो नेपच्यून का ऑर्बिट है उसके बाहर घूमने वाला ड्वार्फ प्लैनेट है। ये भी ड्वार्फ प्लैनेट ही है। ये कहाँ है? जब नेपच्यून है लास्ट जो हमारा प्लैनेट है उसके बाहर की साइड जो
ड्वार्फ प्लेनेट है उसका नाम क्या है, होमिया। ऐसे एक ड्वार्फ प्लेनेट है प्लूटो, जिसे 2006 में ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा मिला था। मतलब उसका प्लेनेट पहले प्लेनेट के रूप में कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब इसे प्लेनेट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। कब से, 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएशन बेल्ट आर जियान swath of magnetically trapped highly energetic charged particle that surrounds earth। अर्थ के चारों ओर क्या होती है, दैट इज वैन एलिन। क्या होता है, वैन एलिन। क्यूपर बेल्ट मैंने आपको बता ही दिया, क्यूपर बेल्ट कहाँ होती है, ये नेपच्यून के आउटसाइड ऑर्बिट में होती है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। और ऑरोरा क्या है, ऑरोरा क्या है, नेचुरल कलर्ड, ऑरोरा में नेचुरल कलर्ड स्काई में जो दिखते हैं वो होते हैं। इसमें कौन कौन से कलर है, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट, दैट इज ऑरोरा। नेक्स्ट, in which of the following months may the meteoroid shower named Lyrid seen from earth। Lyrid meteoroid shower, Lyrid अर्थ में कौन से महीने में दिखाई देती है, दैट इज अप्रैल महीने में। कौन से महीने में, अप्रैल महीने में दिखाई देती है। और एक शावर हो रहे मेटेरियल की जिसका नाम है क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। और ये कौन से महीने में होती है, दिसंबर एंड जनवरी में, दिसंबर एंड जनवरी में। और इसका आंसर क्या है, लिरिड्स होती है अप्रैल में। नेक्स्ट, IC1101, ये क्या है, ये एक गैलेक्सी है। IC1101 क्या है, एक गैलेक्सी है। तो बताइए कि हमारे सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी, दैट इज एड्रोमिला गैलेक्सी, एड्रोमिला गैलेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून, मून की रेडियस कितनी है बताया था, किसके ऑप्शन रह गए, सी ऑप्शन है 1.74 इंटू 10 की पावर 6, 1.36 नहीं, 5 है ना ये वाला, 1.74 इंटू 10 की पावर 6। इसका ऑप्शन नहीं लिख रहा है, यहाँ से लिख लेना 1.7 पावर 6। और सन की रेडियस कितनी है, दैट इज, सॉरी सन की नहीं, अर्थ की, दैट इज 6371। लास्ट क्वेश्चन आज का, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आउटर कोर। कोर क्रस्ट क्या होता है ये देखते हैं। लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो अर्थ की रेडियस है वो है किलोमीटर में, 6371 किलोमीटर, एंड ये है मीटर में, है ना। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, देखिए ये है क्रस्ट, बीच में आती है मेंटल, एंड द लास्ट वन इज कोर, ठीक है। मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है, इनर कोर क्या है, सॉलिड। आउटर कोर क्या है, आउटर कोर ये है लिक्विड। आउटर कोर की वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका आंसर आउटर कोर ही है। आउटर कोर की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। करस्ट में आइए, करस्ट, अब जो मेंटल का ऊपर का पार्ट होता है, अपर पार्ट, ये सॉलिड होता है, ऐसा होता है सॉलिड, ठीक है। और करस्ट और मेंटल का ऊपर का पार्ट, ऊपर का मिलके क्या बोलता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में सिर्फ करस्ट नहीं आती, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, करस्ट तो आती है, कंप्लीट करस्ट आती है, और जो मेंटल है उसका ऊपर का पार्ट मतलब अपर मेंटल भी मिलके लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसके बाद यहाँ इस ये होते हैं सेमी मोल्टन फॉर्म, सेमी मोल्टन फॉर्म। और इसमें क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं इसे, एस्थेनोस्फीयर। ये कहाँ पे होती है, मेंटल में होती है। और ये इसका पार्ट जो बच गया पार्ट, ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसमें पता होना चाहिए क्रस्ट में कौन से होते हैं एलिमेंट्स, इसमें होती है सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेंटल में, एंड कोर में कौन से होते हैं, कोर में होते हैं निफे, NiFe, Fe से आयरन एंड Na से निकल, निकल, ठीक है। और
मेंटल में कौन से होते हैं? सीमा, SIM, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।